हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर जो अपडेटेड मिलेगा आपको नवंबर का। तो चलते हैं, लगाते हैं प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट जो है हमारा, वो बिहार एलडीसी के ऑन बेस्ड है। एलडीसी और बिहार में सीजीएल की वैकेंसी जो आ रही है, उसमें भी वे काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाला है। ये पहला सेट है और ऐसा हर दिन एक नया सेट मैं लेकर आऊँगा। तो चलते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन है, सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? ऑप्शन है पारसी, ताऊ, यहूदी या सिंतो। तो जो सिनेगॉग है, यहाँ पूजा करने के लिए जाते हैं यहूदी। जिस तरीके से हिंदू लोग मंदिर जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, उसी तरीके से यहूदी लोग जाते हैं सिनेगॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो जो खुले बाजार के संचालन है, अच्छे से ऑप्शन पढ़ लेना। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे तो छोड़ ही देना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी एग्जाम में होते हैं। इसका आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। और ये सरकारी प्रतिभूति यानी जो बॉन्ड होता है, ये खरीदता और बेचता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ठीक है, आरबीआई रेगुलेट करता है सभी चीज़ों को, ये पता होगा आपको। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो पश्चिम बंगाल भारत का पूर्वी क्षेत्र है ना। पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी की पार्टी है, यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो इसके मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, ये भी आपको पता होगा। अगर बात करें कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो ये राज्यपाल है केसरीनाथ त्रिपाठी। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो पक्का बनता है। आप हमें कमेंट में बताना कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। मुख्यमंत्री तो पता होगा नीतीश कुमार, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक बिहार में कितनी बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद का, यह भी आप हमें आंसर कमेंट में बताना। नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था, इससे पहले हम जानते हैं कि ये इस्पात का और लौह का कारखाना किसकी मदद से स्थापित किया गया था। तो बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, स्टार्ट होता है 1956 में, और इसी समय रूस की मदद से ये कारखाना स्थापित किया जाता है छत्तीसगढ़ के भिलाई क्षेत्र में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बीएसई सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है? तो बीएनसी जो है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो है, ये बम्बई में स्थित है, यानी मुंबई में स्थित है। ये तो सबको पता होगा, है ना। और इसमें 30 कंपनियों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी तरीके के मॉडरेट और फालतू टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा क्वेश्चन मिल गया और बना के आ गए। तो ऐसा रहता तो सभी लोग बना के आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है? अब इसका आंसर आप तुरंत लगा दिए होंगे। आपातकाल तो आप जानते होंगे। आपातकाल के बारे में जिक्र किया गया है संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 के बीच में, है ना। 352 के बारे में बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, और ये आपको पता होगा। यहाँ बात करें तो ये बात करता है वित्तीय आपातकाल के बारे में, है ना। और एक बीच में आता है 356, और ये बात करता है राष्ट्रपति शासन के बारे में, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा था वित्तीय आपातकाल, और वित्तीय आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत इसकी बात कही गई है। भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना। ठीक है, आगे चलते हैं। और पहली बार राष्ट्रपति शासन भारत के किस राज्य में लगा था, और सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो राज्य में बता देता हूँ, पंजाब था जहाँ सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। और दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लगाया गया था। और कितने समय के लिए लगाया गया था? तो 6 साल 264 दिनों तक ये राष्ट्रपति शासन यहाँ लगाया गया था। आपसे मैं क्वेश्चन ये पूछा हूँ कि अभी तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो एक गया था रेगुलेटिंग एक्ट ना, और रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1772 में, याद होगा आपको। और इसी की कमियों की जांच करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था, और इसके तहत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए सन 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं? तो दिवस से तो क्वेश्चन एक दो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं गांधी जी की जयंती पर। गांधी जी कब आए थे भारत? तो गांधी जी आए थे भारत दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी। कब? तो 9 जनवरी कितना को आए थे? 1915। 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी आए थे भारत, है ना। और इसी दिन, इसके 2 साल के बाद चंपारण में वो सत्याग्रह करेंगे और इसी दिन गांधी जी को केसरी की उपाधि प्रदान की जाती है ब्रिटिश के जरिए, जिसे बाद में गांधी जी लौटा देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन में है कावेरी, तापी, सोन या केन। तो अगर भारत का मैप आप देखे होंगे तो रिफ्ट घाटी का क्षेत्र जो है, यहाँ से बहती है नर्मदा नदी, है ना, और यहाँ से बहती है तापी नदी, और बीच में सतपुड़ा का पठार है ना। तो नर्मदा रहता तो वो भी आंसर हो जाता, यहाँ तापी है तो आंसर होगा तापी। तो इसका आंसर क्या होगा? तापी नदी। रिफ्ट घाटी से होकर तापी नदी प्रवाहित होती है, और ये खंबात की खाड़ी है और ये कच्छ की खाड़ी है ना। एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा और तापी, दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है ना। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? भाग 3 में। तो भारत 3 में तो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है। आर्टिकल 368 ये संविधान संशोधन की बात करता है ना। ये सारी बातें अच्छे से याद रखिएगा, संविधान संशोधन की बात करता है आर्टिकल 368 में। और बात करें संघीय शब्द, तो संघीय शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है संविधान में हमारे। अगर बात करें संघीय शब्द का, तो संविधान के भाग 1 में बात कही गई है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, बस यही बोला गया है। इसमें कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक का आप पहले हमें फुल फॉर्म बता दीजिए कि ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। ओपेक स्टैंड फॉर, तो इसमें जो हमारा दक्षिण अफ्रीका है ये ओपेक का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? यानी जो कीमत अदा करता है, हु इज द प्राइस टेकर इन परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो कीमत देने वाला वो होता है बायर, खरीददार। सबसे ज्यादा कीमत अदा करता है खरीदार, ठीक है, यानी हम लोग। नेक्स्ट, ये भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हेमांक में क्या होता है? तो आप देखे होंगे कि गोला खाए होगे, आइसक्रीम खाए होगे, और जो पटकने वाला आता था ना आइसक्रीम का पहले, तो वो पेटी वाला लेकर जो चलता था, अगर उससे बर्फ मांगते थे और टेस्ट करते थे वो नमकीन लगता था। इसलिए इसका रीजन ये था कि जब बर्फ में नमक मिला दिया जाता है तो उसके जो हेमांक की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाती है, घट जाती है, यानी बर्फ धीरे धीरे गलने लगता है। बर्फ में कोई भी अशुद्धि अगर मिला दी जाएगी तो बर्फ को गलने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण कौन सा है? साइड व्यू मिरर फॉर ड्राइविंग इज। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि उत्तल दर्पण में जो साइड मिरर होता है वो बड़े क्षेत्र को कैप्चर करता है और छोटा फिगर दिखाता है ना, इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित की गई थी? बीटी कॉटन के बारे में बात कर रहा है, तो बीटी कॉटन यानी कॉटन होगा। और कॉटन की खेती भारत के किस राज्य में होती है? तो अगर भारत का मैप, जो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप भारत का मैप नहीं जानते हैं ना तो आप ज्योग्राफी नहीं जानते हैं और हिस्ट्री भी अच्छे से नहीं जानते हैं। मैप देखना बहुत जरूरी है। ये जो क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र हमारा महाराष्ट्र का है और ये गोवा का क्षेत्र है, और यहाँ पे दक्कन का पठार है, ये आपको तो पता होगा। दक्कन ट्रैप जो है हमारा, ये इस क्षेत्र में है, और यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है ना, और काली को रेगूर मिट्टी कहते हैं या इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। और कपास की खेती काली मिट्टी में ही की जाती है। तो बीटी जो है वो कॉटन का एक भाग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये साइंस का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार में पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ कहा जाता है ऑटोफाइट को। ऑटोफाइट एक ऐसे पेड़ होते हैं जो अधिक तापमान में निकलते हैं, यानी डेजर्ट्स क्षेत्र में इनका काफी अहम योगदान होता है, इसलिए इसे
प्रकाश का प्रेमी पेड़ कहा जाता है। और ये विविध का क्वेश्चन है, देखने में साइंस लग रहा है, साइंस में अगर जाओगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन काफी कम आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्याज का गांठ उदाहरण है जो कि परिवर्तित होता है। तो प्याज के बारे में देखोगे, प्याज को छीलते जाओ क्या मिलेगा, लीफ मिलेगा ना, हमारा तना मिलता है ना। लेकिन अगर आप आंसर मारोगे तना तो गलत हो जाएगा, लीफ यानी पत्ती मारोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ आंसर जाएगा हमारा क्या, स्टीम। प्याज हो गया, आलू हो गया, ये तने का रूपांतरण है ना कि पत्तियों का रूपांतरण है, ठीक है। तो आंसर ए। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली जत्रा शुरू किया गया है। ये करेंट का क्वेश्चन है और ये शुरू किया गया है और ये 22 नवंबर तक चलने वाला है ये मेला, ठीक है। और ये शुरू किया गया है उड़ीसा के क्षेत्र में। तो ऐसे ऐसे उत्सव के बारे में पूछा जाता है, तो पहले यही आपको पता होना है कि बाली जत्रा मेला कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो झारखंड के बारे में तो सब जानते हैं, 15 नवंबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाते हैं। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया था, है ना, ये बात आपको पता होगा। कितना प्रतिशत हिस्सा लेकर अलग हुआ था बिहार का, तो 46% हिस्सा। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है। प्रेस स्वतंत्रता यानी राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भी भिन्न है, यानी आ गया रीजनिंग। ऑप्शन है स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या बिलियर्ड। ये चारों के चारों खेल है और इतना भी इजी नहीं कि इसका आंसर आप लगा लोगे। अच्छे से सोचना, इसमें से ऑड कौन होगा, स्नूकर होगा, टेबल टेनिस होगा, बैडमिंटन होगा कि बिलियर्ड होगा। इसका आंसर होगा बैडमिंटन। ये बाकी सारे जो है ना, टेबल टेनिस, स्नूकर और बिलियर्ड, ये एक कोर्ट पे खेले जाते हैं और बैडमिंटन को फील्ड में खेला जाता है, इसलिए इसका आंसर लिया है बैडमिंटन यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है, यानी ऑड इवन ही ढूंढना है। ढूंढ चुके होगे क्या क्या होगा, पी क्यू, ए यू, सी डी, आर बी। तो देखो अगर सीक्वेंस में जाओगे तो पी के बाद क्यू आता है, सी डी के बाद डी आता है, लेकिन आर बी और ए यू अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हमें ढूंढना पड़ता है वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो ये जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन ए, सी और डी, ये तीनों में कॉन्सोनेंट है और यहाँ वोवेल है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी ऑड इवन फाइंड करना है, तो बी के बाद एफ दिया है, तो बी और एफ के बीच में कितने का गैप है, सी डी ई, है ना, 3 लेटर का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है, तो इसमें भी 3 का गैप दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे ई एफ जी एच आई, है ना, देखो बी और एफ के बीच में क्या है, सी डी ई, 3 लेटर। एफ के बाद है जी एच आई और फिर जे, तो 3 का गैप दिख रहा है ना। सी के बाद देखे जी लिया है, यानी डी ई और एफ, यहाँ भी 3 का गैप दिख रहा है। आगे चलते हैं, डी ई एफ जी एच, यहाँ भी 3 का गैप दिख रहा है। ई एफ जी एच आई, यहाँ भी 3 का गैप दिख रहा है ना। तो सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाना। जब आगे आप इस सीक्वेंस को बढ़ाओगे तो देखना यहाँ से यहाँ 3 का गैप मिलेगा, एफ जी एच आई, यहाँ भी 3 का गैप, यहाँ भी 3 का गैप। इस तरीके से फाइंड कर लेना कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताना। नेक्स्ट, ऑड इवन ये भी है और इसका भी आंसर देना है। तो दिख रहा होगा ये स्क्वायर है ना 9 का, ये क्या है, ये क्यूब है 2 का, ये 4 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है ना, 625 स्क्वायर है। तो दिख रहा है कि 3 स्क्वायर है और 1 क्यूब है, तो आंसर होगा हमारा क्यूब का आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 से ऑड है। ये भी ऑड इवन का ही क्वेश्चन है, यानी चारों का चारों क्वेश्चन हमें ऑड इवन का मिला और ऑड इवन में ही लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। देखते हैं क्या होगा। अगर इसको देखो, इसका आंसर क्या होगा, तो देखना ये 12 से डिविजिबल है, ये 13 से भी डिविजिबल है और ये भी 11 से डिविजिबल है। 14 जो है ये 8 to 4, ये 14 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। स्ट्राइक अगर किया एग्जाम में तो आंसर बन जाएगा।
और अगर आप ढूंढते रह गए तो मैं यही बोलूँगा कि उसके अलावा आप क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाना। अगर आप एग्जाम में रुके रह गए तो टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है, यानी छूट देता है, और छूट देने के बाद जो प्राइस आती है उस पर भी 20% का छूट देता है। तो बताइए वस्तु का दाम कितना होगा। तो पहले देता है कितने परसेंट का छूट, 20% का छूट, दूसरी बार कितना देता है 20% का छूट। तो ये क्वेश्चन है ना, इजीली आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो या फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। और उसके बाद हमको वस्तु का दाम कितना होता है, वस्तु का दाम होता है 600। तो अगर वस्तु का दाम 100 रुपया है, 25% छूट देंगे यानी 75 रुपया में बिका। अब अगर यहाँ 20% का छूट देंगे तो वस्तु कितना में बिकेगा, 60 रुपया में। 60 का वैल्यू कितना दिया है, 6000। यानी अगर 60 का वैल्यू आपका दिया है 6000 तो 100 का वैल्यू आपको प्राप्त करना था। यहाँ से यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे 10,000। यानी आंसर इसका क्या होगा, 10,000, है ना। 100 मान के बना सकते हो, फॉर्मूले से बना सकते हो या ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। मैथ ऐसे ही बेसिक मैथ होगा। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन था, यानी पहले आप 100 रुपया का सामान था, पहले 25% का डिस्काउंट दे दीजिए तो कितना पे आएगा, 75 रुपया पे आ जाएगा दाम। इसके बाद इस पे आप 20% का छूट दीजिए, इस पे 20% का छूट देंगे तो वस्तु का दाम कितना आएगा, 60। और 60 का वैल्यू कितना दिया था, 60 पे 2 शून्य बैठाया हुआ है तो हम भी 100 पे 2 शून्य बैठा देंगे, हो जाएगा वस्तु का दाम 1000 रुपया। नेक्स्ट, एक आदमी ने 2 रेडियो और प्रत्येक को 1500 में बेचा। इनमें से एक पे 25% का लाभ और दूसरे पे 25% का नुकसान हुआ। तो बता दीजिए कि पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ और हानि हुई। तो इस क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, बेसिक सा बात करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो 50 का लॉस हो रहा है और 50 का प्रॉफिट हो रहा है और बटा कर देना है 100। जो आंसर आएगा यही आपका आंसर आएगा। जब इसे आप काटिएगा तो 25 चौक 100 और इसे जब काटिएगा तो आएगा 6.25। और 6.25 किस चीज़ में आएगा, तो ये लॉस में आएगा, ठीक है। क्योंकि ये इसको और समझने के लिए क्या है, ये आप 25% को छोटा सा टर्म में हम 10% मानते हैं। यानी अगर कोई वस्तु को पहले हम क्या करते हैं, वस्तु पे 10% का लाभ लेते हैं। अगर 10% का लाभ लेंगे तो वस्तु का दाम 110 रुपया, और 110 रुपये में फिर क्या करते हैं, यहाँ 10% का प्रॉफिट लिए थे, अब यहाँ 10% का लॉस लेते हैं। तो इसका 10% घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस करेंगे 11, तो कहाँ पर आ जाएंगे, 99 पर। तो देखना यहाँ से यहाँ चले तो क्या हुआ, 1% का क्या हुआ, लॉस हो गया। तो अगर पहले प्रॉफिट लिया जाए उसके बाद लॉस लिया जाए, या पहले लॉस लिया जाए उसके बाद प्रॉफिट लिया जाए, तो वो सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। यहाँ भी करते तो क्या करते हैं, 10 गुने 10/100 कर देते, और यहाँ से यहाँ काटते तो कितना आंसर, 1 आता, और एक क्या होता, एक लॉस में जाता। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन दिया कि कोई वस्तु है, 25 का लॉस हुआ, 25 का प्रॉफिट हुआ, तो कुछ नहीं करना है, 25 गुने 25/100। अगर 20-20 का बोले तो 20 गुने 20 और बटा 100। और ऐसा कंडीशन में हमेशा लॉस ही होता है, ठीक है। इस कंडीशन में करेंगे तो क्या होगा, 5, और यहाँ से करेंगे कितना होगा, 4, यानी लॉस कितना होगा, 4% का। तो एक क्वेश्चन आप हमें बता देना, अगर 50% का प्रॉफिट हो और उसके बाद 50% का लॉस हो तो बता दीजिए ओवरऑल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे, ये होती है। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे, ये 5 अंक हो गया, है ना। कि बीच का अंतर, तो बीच का अंतर कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है ना। 9,999 और 10,000, एक ही अंतर आएगा ना। कितना जोड़ा जाए ताकि 100 आ जाए, तो 1 में कितना जोड़िएगा तो 100 आएगा, तो 1 में 99 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। आंसर क्या होगा, 2। क्वेश्चन को पढ़िए और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करिए। एक बार में क्वेश्चन नहीं पढ़ देना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, बनाते जाना है और करते जाना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी सिनेमा घर में एक आदमी अपने बच्चे के साथ फिल्म देखने जाता है जिसमें बच्चे का टिकट का मूल्य और आदमी के टिकट का मूल्य का अनुपात 1:4 है, यह अनुपात में है। यदि 3 वयस्क और 3 बच्चे टिकट का मूल्य 600 है, तो पूछ रहा है तो वयस्क के टिकट का मूल्य क्या होगा, यानी एक आदमी वयस्क,
कहते हैं क्या कि टिकट का मूल्य 1:4 के रेशियो में है ना, यानी टोटल दाम अगर 5 है तो बच्चे का मूल्य 1 है, 5 में 1 है ना। और अगर 3 आदमी और 3 बच्चा जाता है तो टोटल पैसा लगता है 600। हम 1 आदमी और 1 बच्चा को भेजेंगे तो टोटल पैसा कितना लगेगा, तो यहाँ हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो टोटल पैसा लगेगा 200 रुपया। 3 सेक्शन में ना, 1 आदमी 1 बच्चा, 1 आदमी 1 बच्चा और 1 आदमी 1 बच्चा। अगर अलग अलग जाएगा तो, क्योंकि 3 आदमी 3 बच्चा है, तो यहाँ भी 200 लेके जाएगा, यहाँ भी 200 लेके जाएगा और यहाँ भी 200 लेके जाएगा, लेकर चला गया, 600 हो गया ना। तो हम 1 आदमी अगर लेके जाता तो कितना लेके जाता, 200। यानी 1 आदमी और 1 बच्चे का कीमत कितना है, 200। और अगर बच्चे का कीमत अगर देखें तो कितना है, काटेंगे तो कितना आएगा, 40 रुपया। यानी 200 में 40 रुपया जो है वो चिल्ड्रेन का है और बाकी जो 160 रुपया कीमत है वो बड़े का है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, बड़े का कीमत कितना होगा, 160 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेशियो का क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। 2000 की लाभ की राशि का रमन, रंजीत और संतोष के बीच बांटा जाता है और रेशियो ये है। तो 2000 की राशि है और रेशियो कितना है, रेशियो 2:3:5। सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा 10। काटेंगे तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 200। पूछ रहा है क्या, तो संतोष और रंजीत से कितना अधिक है। तो संतोष कौन है, तो संतोष हमारा है ये 5, यानी संतोष के पास है 1000। 5 गुने 200 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, करेंगे ना। और रंजीत के बारे में बोल रहा है, तो रंजीत दूसरे नंबर यानी 3, इसको 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। और बीच का अंतर पूछ रहा था तो कितना आ जाएगा, 400। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा खत्म हो गया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस फ्री है, सुबह में क्लासेस 8 से 10 चल रही है, जिसमें मैं ज्योग्राफी स्टार्ट किया हूँ और बैच न्यू है। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी चलता है, सारे चीज़ कवर किए जाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।